दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के साथ खेला हो गया है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने खेला कर दिया है। तो आरबीआई ने क्या खेला किया है बैंक के साथ और बैंक के ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा, ये मैं आपको इस एपिसोड में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई ने कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपको बता दूं कि किसी भी बैंक को देश में बैंकिंग कारोबार करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना जरूरी होता है, और अगर आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दे तो वह बैंक भारत में बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। तो आरबीआई ने कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब यह बैंक 18 अगस्त 2022 से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। आरबीआई ने बताया कि 17 अगस्त 2022 के आदेश के जरिए डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने साथ ही कर्नाटक के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। आरबीआई ने डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है, तो वह वजह आप भी जान लीजिए। तो इन 5 कारणों की वजह से लाइसेंस रद्द किया गया है। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। इस प्रकार यह बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22(3)D के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। दूसरा कारण, बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है, यानी बैंक मौजूदा कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। इसलिए डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। तीसरा कारण, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा कारण, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा कारण, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से इन 5 कारणों की वजह से कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को तुरंत प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5B में परिभाषित बैंकिंग कारोबार, जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर रोक लगा दी गई है। अब जो लोग इस बैंक के ग्राहक होंगे उनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि उनका कितना पैसा वापस मिलेगा, पूरा पैसा वापस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो बैंक तो बंद हो गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी, अंग्रेजी में है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से मिलेगा। परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है।
भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हों और उन अकाउंटों में चाहे कितना भी पैसा क्यों ना जमा हो उनका। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उसे केवल 5 लाख ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपया उन्हें भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख रुपया भूलना होगा। अगर किसी का 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलने होंगे। आरबीआई ने आगे कहा है कि DICGC ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर DICGC अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत 6 अगस्त 2022 तक कुल बीमाकृत जमा के 13 करोड़ 7 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 99% से अधिक जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। दोस्तों, सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी 1% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है, लेकिन बैंक के जिन 1% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 1% का भी ख्याल रखना चाहिए। उनके पूरे पैसे का क्या होगा? उनका भी पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये कैसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसा जमा किया था। आरबीआई के इस फैसले के बाद अब डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक से संपर्क करना होगा। परिसमापक जमाकर्ताओं की राशि के हिसाब से लिस्ट बनाता है, बैंक की संपत्ति की लिस्ट बनाता है, जमाकर्ताओं को कितनी रकम वापस करना है उसकी लिस्ट बनाता है और उसे DICGC को सौंप देता है। आपको बता दूं कि इस बैंक की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से आरबीआई ने 18 फरवरी 2021 के निर्देश से पहली बार 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था। बाद में प्रतिबंध की अवधि को संशोधित किया जाता रहा और अब 18 अगस्त 2022 के कारोबार की समाप्ति से आरबीआई ने इस बैंक को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। वैसे इस साल मई में बैंक पर 19 अगस्त 2022 तक पाबंदी बढ़ाई गई थी। दोस्तों, कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले पिछले कुछ समय में आरबीआई ने कई दूसरे सहकारी बैंक के भी लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। तो कुछ के नाम आप भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के पुणे स्थित रूपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ। महाराष्ट्र के पुणे जिला के चिंचवड़ स्थित श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ। कर्नाटक के दावणगेरे जिला स्थित मिल्लत सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ। कर्नाटक के बागलकोट के दिमुदोल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के जालना के मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल स्थित करनाला नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। गोवा के मडगांव स्थित मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के लातूर स्थित डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती के वारूद स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित वसंत दादा नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। और मुंबई का सबसे पुराना कोऑपरेटिव बैंक दी CKP सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द किया गया। तो इस तरह से सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र के सहकारी बैंक के। तो आप किसी भी सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं या किसी भी सहकारी बैंक में आपका खाता है तो अपने पैसों को लेकर के सतर्क रहें। बैंक के प्रदर्शन पर नजर रखें, बैंक से जुड़ी खबरों पर नजर रखें, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो बेहतर है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneymanager.com। धन्यवाद, नमस्कार।
दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।